न्याय। सालों से मोदीपुर की राजधानी एक डाकुओं के गिरोह की दया पर थी। उन्होंने सबसे साहसी चोरियां की, सशस्त्र पहरेदारों को आसानी से मात दी गई और सबसे विशाल तालों और बोल्टों को भी उपेक्षा से देखा गया। धनी नागरिक बहुत नाखुश थे और राजा को याचिकाएं भेजकर डाकुओं को पकड़ने के लिए एक विशेष बल जुटाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि समय ने साबित कर दिया था कि बड़ा इनाम देने का भी कोई फायदा नहीं था। राजा के अधिकारियों को यकीन था कि ये डाकुओं का गिरोह 3 या 4 साधन संपन्न पुरुषों से बना था, जिन्हें शहर के लोगों द्वारा बचाया जा रहा था। अंत में राजा ने फैसला किया कि वो खुद ही इन मायावी डाकुओं को खोजने की कोशिश करेगा। इसलिए एक किसान का वेश धारण करके उसने शहर के एक गरीब हिस्से में डेरा डाल लिया। हर शाम वो बाजार में पाया जाता था, जहां उत्सुक भीड़ उसे घेर लेती थी, जो राजा द्वारा उदारता से खरीदी गई शराब पीती थी और राजा के एक दूर के राज्य में डाकू के रूप में किए गए कारनामों की सनसनीखेज कहानियां सुनाने पर मंत्रमुग्ध होकर बैठी रहती थी। एक रात जब राजा अपनी अंधेरी घुमावदार गलियों से होते हुए अपने ठिकाने पर जा रहा था, तभी अचानक उसे 3 पुरुषों ने घेर लिया और ये देखकर कि वे अच्छी तरह से सशस्त्र थे, राजा ने बुद्धिमानी से कोई प्रतिरोध नहीं किया। इतनी जल्दी नहीं मेरे दोस्त, तीनों में से सबसे बड़ा, जो स्पष्ट रूप से सरदार था, ने कहा, तुम बहुत बोलते हो, लेकिन तुम हो कौन और तुम इस शहर में क्या चाहते हो? राजा ने बस अपने कंधे उचकाए। हो सकता है कि मैं एक प्रसिद्ध डाकू हूँ और यह सुनकर कि इस शहर में एक साधन संपन्न गिरोह है, शायद मैं उनसे जुड़ना चाहूंगा अगर वे मेरी प्रतिभा का उपयोग कर सकें। ये एक अच्छा विचार लगता है, सरदार ने राजा को देखते हुए कहा। हम देश के सबसे बेहतरीन डाकू हैं। मैं कोई भी ताला खोल सकता हूँ। यह आदमी वास्तव में सूंघ सकता है कि कहाँ कोई धन छिपा हुआ है और ये दूसरा आदमी दूर से ही पहरेदारों का पता लगा सकता है। अब तुम क्या कर सकते हो? मेरे पास विशेष शक्तियां हैं, राजा ने साहसपूर्वक कहा। मुझे बस अपना अंगूठा नीचे करने की जरूरत है और एक आदमी मर जाएगा, या अगर मैं अपनी उंगली उठाता हूँ तो मैं एक आदमी को जीवन दे सकता हूँ। सरदार ने अपना सिर खुजलाया। तुम्हें डाकू के साथ साथ कोई जादूगर भी होना चाहिए। तुम एक डकैती के लिए हमारे साथ शामिल हो सकते हो, फिर हम देखेंगे कि तुम कितने अच्छे हो। ठीक है, राजा ने जवाब दिया। तो क्यों न राजा के खजाने को लूटा जाए? इससे तो बहुत बड़ा खजाना मिलना चाहिए। पहले तीनों डाकुओं ने इतने खतरनाक काम से मना कर दिया, लेकिन जब राजा ने सुझाव दिया कि शायद वे डर रहे हैं, तो वे तुरंत मान गए और चारों ने आधी रात को महल की दीवारों के पास मिलने की योजना बनाई। आधी रात हुई और चारों आदमी चुपके से महल की दीवार पर चढ़ गए और सौभाग्य से ऐसा लगा जैसे आसपास कोई पहरेदार नहीं था। खजाना भवन की ओर बढ़ते हुए राजा तब आश्चर्यचकित हुआ जब डाकुओं के सरदार ने बिना ज्यादा प्रयास के विशाल ताला खोल दिया और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर घुसने के बाद तीनों डाकू लालची हाथों से जल्द ही कीमती गहनों और सोने के आभूषणों से थैलियों को भरने लगे। बेशक आधी रात को डाकुओं से मिलने से पहले राजा ने अपने पहरेदारों को चेतावनी दी थी और उन्हें डाकुओं को पकड़ने का आदेश दिया था। इस बीच डाकू इतने सारे खजाने को देखकर पूरी तरह से मग्न थे। कीमती सामानों को थैलियों में और अपने कपड़ों में ठूंसते हुए उनके विचार कहीं दूर थे। तभी अचानक राजा के पूरे गार्ड दल ने खजाने में धावा बोल दिया और इससे पहले कि डाकू हिल पाते, उन्हें काबू कर लिया गया, बांध दिया गया और काल कोठरी में ले जाया गया। अगली सुबह तीनों कैदियों को फांसी के फंदे के पास राजा के सामने लाया गया। वे वहां खड़े थे, यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि पिछली रात का उनका साथी खुद राजा था और उनके चेहरे पर कठोर भाव देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वो बहुत कम दया दिखाएगा। तुम लोगों ने इस शहर में बहुत परेशानी पैदा की है, राजा ने अपनी दाहिनी बांह फैलाकर और अपना अंगूठा नीचे करते हुए कहा। फांसी दिए जाने से पहले तुम्हें कुछ कहना है? डाकुओं के सरदार ने शांति से राजा की ओर देखा। महाराज, आपने हमसे कहा था कि आपके पास 2 प्रतिभाएं हैं। हमने दुर्भाग्य से आपको अपना अंगूठा नीचे करते हुए देखा है। अब हम सराहना करेंगे यदि आपकी दया में आप अपनी उंगली उठाएंगे। राजा ने उसे मुस्कुराते हुए पुरस्कृत किया। अगर तुम सब भविष्य में कभी किसी को न लूटने की कसम खाते हो तो मैं तुम्हें न केवल माफ कर दूंगा, बल्कि तुम्हें डाकुओं से शहर की रक्षा के लिए अपनी सेवा में ले लूंगा। यदि आप अपराध का त्याग करते हैं और सामान्य भलाई के लिए सेवा करते हैं तो न्याय और दया का पालन हो सकता है।